Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching Inorganic Chemistry in Hindi. Okay, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती हैं, कैसे इनकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है और जो इन रिएक्शंस का रेट है वो किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में जहाँ पे आपको आउटर स्फीयर रिएक्शंस दी होती है और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा और कौन सी का कम होगा। तो आज की वीडियो में हम इस सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ऑलराइट, हमने जो अपने लास्ट लेक्चर्स देखे थे उसमें हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। एक पार्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड था और दूसरा पार्ट जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थ्योरीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अंडरस्टैंड की थी। ओके, अभी जो हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, यहाँ पर क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। लास्ट लेक्चर में हमने लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। आज हम एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन मैकेनिज्म। एक्चुअली में क्या होता है, देयर आर द रिएक्शंस इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर अकर्स। काफी सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम पर। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कहेंगे, या फिर इन्हें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो एक्चुअली में जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एक होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, और दूसरी टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो दो टाइप की बेसिकली रिएक्शंस है, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अभी हम इन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। एक्चुअली में ये रिएक्शंस दो टाइप से कंप्लीट हो सकती हैं। एक जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले टाइप की जो रिएक्शन है वो आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म है, और दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो हमारी कहलाती है इनर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब दोनों रिएक्शंस क्या होती हैं ये हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में समझेंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग जो बेसिकली आज का हमारा फंडा है वो क्या है, आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज हम लोग स्पेशली आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो आउटर स्फीयर मींस जो बाहरी वातावरण है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो बाहरी वातावरण है वहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। सो दीज आर द रेडॉक्स रिएक्शंस वेयर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स थ्रू द स्पेस एंड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स ऑफ द मेटल स्टे इंटैक्ट। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो डायरेक्ट स्पेस से हो रहा है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं हवा में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी कहीं से भी लिगेंड कहीं भी नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा जो मेटल का स्फीयर है वो कैसा रह रहा है, इंटैक्ट, यानी कि एक जैसा रह रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, तो एक्चुअली में जब इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं इन विच ओनली फॉर्मल वैलेंसी स्टेट चेंज, मेटल आयंस जो दिए हुए हैं उनकी सिर्फ क्या होगी, वैलेंसी स्टेट में चेंज आएगा, अदरवाइज उन कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। देयर इज डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। एक्चुअली में हम इसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर होपिंग, इलेक्ट्रॉन्स कूद रहे हैं एक स्पीसीज से डायरेक्टली दूसरी स्पीसीज पर, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। सो वी कैन कॉल इट इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली होप। होप का क्या मतलब है, कूदना या फुदकना। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, फुदक रहे हैं फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। और जो हमारे लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, लिगेंड्स एक्ट एज द कंडक्शन मीडिया। सिर्फ लिगेंड्स जो हैं वो कंडक्शन के मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोन्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, या इन्हें हम एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन। सेल्फ एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्पीसीज जो है वो हमारी एक ही टाइप की है, दोनों के दोनों न्यूक्लियस सेम है और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए,
आपने लिया FeH2O होल 6 प्लस 2, ठीक है। एक स्पीसीज आपकी ये है और दूसरी स्पीसीज आपकी क्या है, FeH2O होल 6 प्लस 3। दोनों स्पीसीज लगभग सेम है, बस यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ +3 स्टेट में है। तो हम क्या करेंगे, एक आयरन को लेबल कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं, रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन के बाद क्या पाया जाता है, ये जो हमारी स्पीसीज थी ये किसमें चेंज हो जाएगी, FeH2O होल 6 प्लस 3 में, ठीक है। और जो ये हमारी दूसरी स्पीसीज थी ये किसमें चेंज हो गई, FeH2O होल 6 प्लस 2 में, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, दो आयरन की स्पीसीज जो कि सेम टाइप की हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और जस्ट एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। इसी टाइप का एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, आपने लिया FeCN6-4 और दूसरी स्पीसीज ली आपने FeCN6-3, यहाँ भी आपने लेबल लिंक कर लिए। तो देखते क्या है, जो हमारी स्पीसीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी वो एक्चुअली में +3 में आ गई है, और जो हमारी स्पीसीज +2 जो +3 स्टेट में थी वो हमारी एक्चुअली में, ये देखिए, ये जो स्पीसीज थी हमारी ये +3 स्टेट में थी, ये अब किस में पहुंच चुकी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गई है। सिमिलर टाइप का एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, CONH3 होल 6 प्लस 3, ठीक है। और दूसरा आपने लिया CONH3 होल 6 प्लस 2, ठीक है। इसके बीच में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, तो एक को आप क्या कर देते हैं, लेबल, ठीक है। अभी जो हमारा कॉम्प्लेक्स लेबल्ड है वो कैसा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा यहाँ पर कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो अभी ये किस में चेंज हो जाएगा, अब ये हो जाएगा +2 स्टेट में चेंज। और जो कोबाल्ट हमारा +2 स्टेट में था वो अभी किस में होने जा रहा है, +3 स्टेट में चेंज होने जा रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस बोली जा रही है ये। दूसरे टाइप की जो रिएक्शंस हैं दैट इज कॉल्ड हेटेरोन्यूक्लियर रिडॉक्स रिएक्शंस। हेटेरोन्यूक्लियर मींस जब दो डिफरेंट न्यूक्लियस हम ले रहे हैं, यानी कि दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हम ले रहे हैं और उनके बीच में रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर दो डिसिमिलर कॉम्प्लेक्सेस हम ले रहे हैं तो हम फटाफट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। देखिए, एक आपने लिया FeCN6-4 और दूसरा आपने लिया IrCl6-2, ठीक है। यहाँ आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आयरन +2 स्टेट में है, और यहाँ पर जो इरिडियम है आपका वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अभी क्या होगा, देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आयरन से इरिडियम में होगा और ये क्या होगा, FeCN6-3 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आयरन किस में आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इरिडियम जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो भी अब किस में आ जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, ये +3 में आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर इरिडियम जो था उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, इसका हुआ रिडक्शन, और जो ये आयरन वाला कॉम्प्लेक्स था उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो दो डिसिमिलर कॉम्प्लेक्सेस के बीच में हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं, FeCN होल 6-4 और इसकी रिएक्शन हमने कराई MoCN होल 8-3 के साथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दोनों कॉम्प्लेक्सेस के क्या होगा, आयरन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, और जो मॉलिब्डेनम था हमारा, ठीक है, मॉलिब्डेनम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अभी वो किस में आ जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, ओके। और जो मॉलिब्डेनम था वो हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, ओके। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड होती है। एक्चुअली में जो एक साइंटिस्ट थे आर मार्कस, इन्होंने सबसे पहले इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दी थी। तो मैकेनिज्म कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, रिएक्टेंट्स डिफ्यूज टुगेदर, मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिफ्यूज करके एक दूसरे के पास आते हैं, डिफ्यूज टुगेदर टू फॉर्म एन आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स in which both metal coordination sphere remains intact। क्या मीन्स है इसका,
रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिफ्यूज करके एक दूसरे के पास आ रहे हैं और एक आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। यहाँ पर इस आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स में जो मेटल्स का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एज इट इज बना रहता है, वो कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक रुदीनियम का कॉम्प्लेक्स है RuH2O 18 होल 6+3, यहाँ पर हमने लेबल्ड वाटर लिया है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है हमारा वो नॉर्मल वाटर के साथ है RuH2O होल 6+2। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में जब रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक्चुअली में ये एक रिवर्सिबल स्टेप है। तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, इनके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, ये प्लस यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स ये। ओके, इनके चारों ओर क्या बन गया, एक दिस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पर क्या बन गया, एक बन गया आउटर स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर। अब क्या होगा, जब ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड डिस्टेंसेस जो होते हैं, बॉन्ड डिस्टेंसेस अराउंड ईच मेटल विल चेंज। क्यों चेंज हो रहे हैं, टू बिकम मोर प्रोडक्ट लाइक, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लाइक बनना है। ठीक है ना, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या होगा, बॉन्ड डिस्टेंस डिफरेंट है और जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें डिफरेंट है। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्ड डिस्टेंस अलग अलग है, तो इनको क्या होना पड़ेगा, एक सा होना पड़ेगा। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा ये रिड्यूस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो रिड्यूस होगा एक्चुअली में उसमें क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, और जो कॉम्प्लेक्स हमारा ऑक्सीडाइज होगा उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। ठीक है ना, ऐसा होगा। इसलिए ये दोनों बॉन्ड डिस्टेंसेस क्या करेंगी, एक दूसरे को चेंज करेंगी, इनमें पहले चेंजेस आएंगे और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, द सॉल्वेंट स्फीयर अराउंड, द सॉल्वेंट स्फीयर अराउंड द आउटर स्फीयर रीऑर्गेनाइज। जो आउटर स्फीयर के चारों ओर जो सॉल्वेंट स्फीयर था वो क्या करेगा, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगा। ओके, और इसके बाद जब सब कुछ सेटिंग हो गई, सारे बॉन्ड डिस्टेंस चेंज हो गए, प्रोडक्ट लाइक बन गए, सॉल्वेंट स्फीयर जो था वो भी चेंज हो गया, उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद जो ये हमारा आयन पेयर था, जो आयन पेयर था हमारा बन गया था, जिसे हमने आउटर स्फीयर नाम दिया था, वो क्या करता है, डिसोशिएट हो जाता है, आयन पेयर डिसोशिएट टू गिव प्रोडक्ट। तो इन स्टेप्स में एक्चुअली में क्या हो रहा है, हमारी पूरी मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का लिगेंड का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जस्ट आपने देखा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की हॉपिंग हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन का रेट किस तरीके से फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है। एक्चुअली में क्या होता है, आप जब रिएक्शंस देखते हैं, मान लीजिए आपने एक रिएक्शन देखी, Fe बाइपिरिडिन होल थ्राइस +2 और +3, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के बीच में। ठीक है, एक रिएक्शन आपने देखी MnCN6 -3 और एक कॉम्प्लेक्स है -4। देखिए, इस तरीके से ओब्लिक साइन के साथ दिखाते हैं, दो कॉम्प्लेक्सेस हैं सेम टाइप के, MnCN6 -3 और MnCN6 -4। तो हम इनको शॉर्ट में इस टाइप से दिखा देते हैं। दूसरा इसी तरीके का कॉम्प्लेक्स हो सकता है MoCN होल 8 -3 और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो -4 है। ठीक है, इसी तरीके से एक और कॉम्प्लेक्स है इरिडियम का IrCl होल 6 -2 एंड -3। इनके बीच में जब भी आप इनकी रिएक्शंस देखते हैं तो इनका जो रेट है वो एक्चुअली में बहुत हाई होता है, बहुत फास्ट रिएक्शंस है, 10 टू पावर 4 से 10 टू पावर 6, इस रेंज में रेट कांस्टेंट, इनकी जो k की वैल्यू है वो इस रेंज में आती है, यानी कि ये बहुत लार्ज है। जबकि कुछ और रिएक्शंस आप देखोगे, अगर आपने कोई रिएक्शन देखी FeCN6 -3, जो मैंने अभी आपको बताई थी, FeCN6 -3 और FeCN6 -4 के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, इसका रेट थोड़ा कम है, 7.4 × 10 टू पावर 2। आप एक और रिएक्शन देखोगे MnO4-, इसके बीच में रिएक्शन हो रही है, और MnO4-2, इसके बीच में रिएक्शन हो रही है, इसका रेट और स्लो है, 3 × 10 टू पावर 3। जबकि एक रिएक्शन आप देखते हो COEN होल थ्राइस +2 एंड COEN होल थ्राइस +3, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, इसका रेट 10 टू पावर -6 है। तो आप देख रहे हैं जो ये k की वैल्यू है वो कितनी ज्यादा वेराई कर रही है।
के की वैल्यू आपने देखी 10⁻6 से लेकर 10⁻⁻6 तक जा रही है, इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में जो रिएक्शन आप देख रहे हैं वो कैसे हो रही है, मान लीजिए आपने एक रिएक्शन देखी थी FeH2O होल 6+2 और दूसरा कॉम्प्लेक्स आपने लिया था Fe, ये लेबल्ड Fe लिया आपने H2O होल 6+3, इनके बीच में आपने रिएक्शन कराई तो आपको क्या मिला FeH2O होल 6+3 एंड दूसरा आपको क्या मिला था Fe लेबल्ड H2O होल 6+2। ठीक है, इनके बीच में जो रिएक्शन कराई एक्चुअली में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो इसमें तो रिएक्शन में कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व है और ये कितनी है 33 किलो जूल पर मोल, यानी ये जीरो नहीं है, हमको कुछ रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में इसके पीछे है फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैंक कोडॉन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज मच फास्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज मच फास्टर देन न्यूक्लियर मोशन। न्यूक्लियर जो मोशंस हैं उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहीं ज्यादा फास्ट है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कब होगा? जबकि कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीटली डिसऑर्डर्ड हो चुके होंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के लायक बन चुके होंगे। ठीक है, अगर हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं अगर दोनों लगभग लगभग सेम टाइप के हैं, ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, यानी हमारे रिएक्टेंट्स जो हैं अगर वो ज्यादा प्रोडक्ट लाइक हैं तो जो रिएक्शन है वो कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी फास्ट। अगर हमारा रिएक्टेंट मोर प्रोडक्ट लाइक है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट लाइक बदलने में बहुत टाइम लगेगा और इसलिए हमारी रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी। अभी जो हम केस देख रहे थे वो Fe का था। ठीक है, आयरन का केस देख रहे थे, आयरन+2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आयरन+3 में, समझिएगा आप, Fe+2 से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है Fe+3 में, तो Fe+2 और Fe+3 की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, दोनों की बॉन्ड लेंथ में अंतर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स T2g ऑर्बिटल से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, हमने मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ कर दिया तो ये किस में बदल जाएगा? ये Fe सेकेंड में बदल जाएगा और ये Fe थर्ड में बदल जाएगा, राइट। तो एक्चुअली में अगर ऐसे ही डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो जो Fe सेकेंड Fe थर्ड में चेंज होगा उसमें क्या होगा? Fe सेकेंड की बॉन्ड लेंथ होगी, यानी बॉन्ड लेंथ उसकी लंबी होगी, और ये जो Fe सेकेंड में चेंज हो गया इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी रह जाएगी। तो इससे क्या होगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वॉयलेंस होगा। हम फर्स्ट लॉ को तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जब तक इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो जाएगी, और इन दोनों की बॉन्ड लेंथ जब तक सेम नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि रिएक्टेंट्स को सबसे पहले क्या करना है? प्रोडक्ट लाइक बनना है। जितना ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट लाइक बन जाएगा उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। तो यानी कि क्या होना चाहिए? बॉन्ड डिस्टेंस जितने ज्यादा सिमिलर होंगे, अगर दो स्पीसीज हमें दिए ये और ये, इनके बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा सिमिलर होंगे तो रिएक्शन फास्टर होगी। ठीक है, इसे एग्जांपल की मदद से समझिए। देखिए, मान लीजिए हम एक केस ले रहे हैं CONH3 होल 6+2 एंड CONH3 होल 6+3, इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा था वो कैसा था? हाई स्पिन D7 था। ठीक है, जब भी कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ये कैसा होगा? हाई स्पिन D7 होगा, जब NH3 लिगेंड के साथ प्रेजेंट होगा। ओके, और यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? लो स्पिन D6 हो रहा है, लो स्पिन D6। D7 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? D7 में हो रहा है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.96 एंगस्ट्रॉम है, और यहाँ पर कितनी है? 2.11 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो देखिए, एक तो पहली बात क्या हो रहा है? स्पिन का चेंज रिक्वायर्ड है। लो स्पिन स्टेट हाई स्पिन स्टेट में चेंज हो रही है, स्पिन का क्या हो रहा है?
चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज देखिए, यहाँ बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंस है, तो इस बॉन्ड लेंथ को मोर प्रोडक्ट लाइक बनना पड़ेगा, इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, यानी जो रिएक्शन है वो कैसी है, वेरी स्लो है। ठीक है, अभी दूसरी रिएक्शन आप देखिए, Fe बाइपिरिडिन होल थ्राइस प्लस 2 2 प्लस 3। ठीक है, Fe बाइपिरिडिन होल थ्राइस प्लस 2 2 प्लस 3, ये जो रिएक्शन है इसमें लो स्पिन, हमारा D5 स्टेट जो है वो लो स्पिन D6 में चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये T2G5 कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो है आपका T2G6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, T2G6 से T2G5 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो कोई भी स्पिन चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अगर आप देखते हैं ये 1.96 एंगस्ट्रॉम है और ये 1.97 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, कितना कम डिफरेंस है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो सकती है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, वेरी फास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का जो रेट है वो 10⁻6 से भी ज्यादा होता है। और एक और बात आप याद रखिएगा, जब भी आपको पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स दिए होंगे, ओके, जब भी आपको पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स दिए होंगे तो वो उनके पास एक्चुअली में लो लाइंग एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी स्पिन का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ सिमिलर है, तो रिएक्शन फास्ट होगी। दूसरे, जब भी आपको कोई भी पाई बॉन्डिंग लिगेंड दिया है, जैसे बाइपिरिडिन दिया हुआ है, तो उस केस में, या फिनेंथ्रीन दिया हुआ है, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए एक स्टेशन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन को फास्टनेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए जब भी ये प्रेजेंट होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो CSIR नेट एग्जाम में और गेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सिमिलर टॉपिक से, सेम टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।